इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, ग्रीष्म काल में बहुत सारे हमारे जो किसान भाई है जायद की फसलों में मूंग और उड़द की खेती करते हैं और कुछ जायद में हरी सब्जियों की भी खेती करते हैं। इसी खेती से जुड़े एक बहुत ही अच्छे कृषक हमारे साथ आज जुड़े हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धनराज देशमुख है जी। मैं खापा खतेड़ा ग्राम से हूँ, आमला तहसील बैतूल जिले से जी, मध्य प्रदेश में है। क्या काम चल रहा है अभी आपका? अभी हमारा काम चल रहा है उड़द और मूंग में पानी चलाना। अच्छा, तो कब बोया था थोड़ा सा और कैसे कैसे बोया था, हमारे किसान भाइयों को शुरुआती से बताइए थोड़ा। हमने ये उड़द और मूंग अपने देसी हल से बोया था और इसको 1 महीना हो गया जैसे हमने बोया था। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो किसान भाई है ज़मीन की स्थिति के बारे में सोचते हैं, तो क्या करना चाहिए, कौन सी ज़मीन में इसकी बुआई करना चाहिए? जी, ज़मीन का ऐसा है, कोई सी भी ज़मीन में बो सकते हैं उसको। तो ज़मीन थोड़ी सी अच्छी बनना चाहिए, बारीक और भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या है, पौधे को ग्रोथ करने में आसानी से। हाँ, चूंकि दलहनी फसलें हैं, उन दलहन फसलों के हिसाब से उनकी जड़ों का विकास होने के लिए, के लिए बारीक और भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तो भी गहरी मिट्टी होना चाहिए। हाँ, तो देखिए जैसे कि अभी आपने जो जैसे हम देख रहे हैं कि आपने मूंग और उड़द लगाया है, इसके पहले क्या इस खेत में क्या बोनी करी थी और क्या आपने काम किया? जी, इसके पहले उसमें अरहर की फसल लगाई थी हमने। अच्छा उत्पादन रहा अरहर का भी। और उसके बाद में अरहर को की हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने उसमें उड़द और मूंग लगाई है। हाँ, लगाई है। तो बहुत सारे किसान गेहूं की कटाई के बाद भी अगर इसकी बोनी करते हैं, या आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि अरहर बोई थी, तो वो तो बहुत पहले कट गई होगी और मार्च माह के लगभग में इसकी आपने बोनी कर दी है। तो गेहूं कटाई के बाद भी कुछ किसान भाई बो सकते हैं? हाँ जी, बो सकते हैं गेहूं कटाई के बाद में। पर क्या है, उड़द और मूंग की फसल की समय अवधि तकरीबन 2 माह 65 से 70 दिन लगते हैं जी। और उधर बारिश आने का समय हो जाता है। इसलिए क्या है, हमने थोड़ा सा जल्दी बो दिया, जल्दी बोया। नहीं, ठीक है, अगर हमारे किसान भाई जल्दी करते हैं तो पानी आने के पहले उनके सारे काम निपट जाते हैं। तो आपने अरहर के खेत में कैसी जुताई करी, क्या किया? उसको एक बार कल्टीवेटर किया हमने और दूसरी बार में रोटावेटर चला के और अपने बैल से हल से बो दिया, देसी हल से। कुछ लोग हाथ से छिटक करके भी इसकी बोनी करते हैं। तो हाथ से छिटक के भी बोनी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। परंतु होता क्या है कि हाथ से छिटकने में जैसे निंदाई उंदाई नहीं हो पाती, डौरा नहीं चल पाता। डौरा चलने से खरपतवार में नियंत्रण हो जाता है। और इस हिसाब से हमने उसको अपने देसी हल से बोया है। तो कतार से कतार की दूरी कितनी रखी है आपने? कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर है। अच्छा, बढ़िया है, जिसमें डौरा प्रबंधन भी हम कर सकते हैं। जी।
तो अभी कितने दिन की फसल हो गई जो हम देख रहे हैं? अपनी हो गई 1.5 माह की फसल हो गई। 1.5 महीने की। जी। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए देशमुख जी, इसमें एक मुख्य बात आती है कि हमारी जो मूंग और उड़द की जो फसलें हैं, ये बड़ी नाजुक फसलों में गिना जाता है, क्योंकि थोड़ा भी रोग व्याधि अगर इसमें आता है तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। मुख्य रूप से कौन से रोग इसमें दिखाई देते हैं? जी, इसमें वो पीला मोजे को लगता है ज़्यादा, और कुचड़ा रोग लगता है। इसलिए हमने पहले दुकानदार की सलाह से उसमें कीटनाशक वगैरह डाल दिया है। अच्छा, बीजोपचार भी किया है कुछ? जी, बीज उपचारित बीज ही बोया है हमने। क्या किया बीजोपचार के लिए, थोड़ा सा बताइए। नहीं, हमने दुकान से उपचारित बीज ही खरीद के लाया था। अच्छा। और कुछ किसान भाई घर पे भी बायोस्टीन ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करके बो सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु अपन ने उपचारित ही बीज खरीद के लाया और बो दिया था। अच्छा, कितना बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें बताना चाहोगे किसान भाइयों को? इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो तकरीबन। अच्छा, पर्याप्त होता है। पर्याप्त बीज हो जाता है। मतलब लगभग इसकी बहुत घनी बुआई भी नहीं करना है और बहुत पतली भी नहीं। पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन 4 इंच की होना चाहिए। हाँ, 4 से 6 इंच की दूरी होना चाहिए, तब उत्पादन अच्छा मिल पाता है। अगर हमने घनी बुआई करी है तो कहीं ना कहीं फलियों के विकास में और दिक्कत आती है। बस ये है कि थोड़ा खरपतवार नियंत्रण इसमें बहुत जरूरी है। जी। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कुचड़ा पत्तियों में जो रोग लग रहा है, तो उसके लिए क्या प्रबंधन हम कर सकते हैं? उसके लिए अभी कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा इसमें पानी चलाने के बाद में। हाँ, तो कीटनाशक का जो प्रबंधन हम करते हैं, बहुत सारे किसान भाई अलग अलग प्रकार से कीट व्याधि, जैविक नियंत्रण में कुछ आप काम करना चाह रहे हैं या कुछ काम किया है आपने फसलों में? हाँ जी, जैविक के लिए भी करेंगे। ज़्यादातर फायदेमंद हमारे किसान भाई रासायनिक कीट नियंत्रण करते हैं, लेकिन जैविक नियंत्रण भी हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे सुझाव आपके बताइए जिसमें आप जैविक काम कर रहे हो। हाँ, वैसे जैविक काम करने के लिए हमने वो कुछ पत्तियाँ संग्रहित करके रखी है, और कुछ गौमूत्र संग्रहित करके रखा है। इसका काढ़ा तैयार करके और अब उसमें स्प्रे करेंगे, तो उससे आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा कि आपने रासायनिक दवा से छिड़काव और जो जैविक नियंत्रण से। अच्छा, इसके बाद जैसे डौरा प्रबंधन हो जाता है तो इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके पास? कैसी सिंचाई कर रहे हैं, स्प्रिंकल वगैरह या अन्य कोई? नहीं, स्प्रिंकलर नहीं, स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं और अपने पट पानी चला के भी कर सकते हैं, जैसे जिसके पास पानी की आवश्यकता या पर्याप्तता हो। स्प्रिंकल के क्या फायदे हैं अगर हमारे किसान भाई से सिंचाई करते? तो स्प्रिंकलर से फायदे है, उसमें कम पानी में भी सिंचाई हो जाती है और अच्छी सिंचाई होती है। तो स्प्रिंकलर से ज़्यादा फायदा, कम पानी लगता है। देखिए, इसमें मुख्य बात आती है फली का जब विकास हो जाता है तो इसमें कई बार हम देख रहे हैं कि चूहों का भी प्रकोप अधिक मात्रा में हमको दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या हमें देखना चाहिए, क्या ऐसे काम करना चाहिए? अब वो थोड़ा बहुत तो अपन ने फसल बोई है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए उसमें बार बार घूमना, ज़्यादा घूमना पड़ता है, और 2-3 बार फलियाँ तोड़ना पड़ता है उसमें। तो 2-3 बार फली तोड़ते तोड़ते क्या होता है, कुछ तो चूहे इधर उधर भाग जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत खाते भी है। कुल मिला के हमको निगरानी रखना आवश्यक है कि अगर हम सतत निगरानी अपनी खेतों के आसपास रखते हैं तो इस प्रकार के नियंत्रण को भी हम कर सकते हैं, चूहों के प्रकोप से बच सकते हैं। फली तुड़ाई के लिए क्या, जैसे कैसी अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर लें, क्या परिपक्व अवस्था कैसी आ जाती है? फली की परिपक्व अवस्था तो 2-3 बार फलियाँ तोड़ना पड़ता है। तो पहले जो अगेती फली आती है तो उनको पहले तोड़ना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसके कुछ तुड़ाई के कुछ पहले से समझ में आ जाता है कि भाई पहले अपना कलर छोड़ रही है। तो इस प्रकार से इसके दाने अपन निकाल के भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अधिक मात्रा में हम हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं, थ्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे अधिक मात्रा में अगर हमने बोया है तो। अच्छा, गन्ने में अभी आपका क्या चल रहा है? बहुत अच्छा गन्ना लगा है, आपने कौन सी प्रजाति का गन्ना बोया है? सबसे पहले क्या किया है अभी आपने? गन्ने में तो मेरे पास में 10,000 एक वैरायटी है जी, और उसमें कुछ रासायनिक खाद भी डली है और कुछ जैविक खाद भी डली है। जैविक खाद में मैंने एग्री ह्यूमिक का प्रयोग किया है, और उसमें भूमि का
खाद का प्रयोग किया है जैविक में। तो इस प्रकार से ये आपने कब किया है? जैसे गन्ने की बेड़ी खेती में आपने काम किया है, तो शुरुआत से बताइए थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को। शुरुआत से जैसे मैंने उसको फरवरी में डाल दिया था। अच्छा, उसकी नंगराई करके? नंगराई करके और खाद वाद फरवरी में डाल दिया था। मतलब नंगराई करने के पूर्व में आप डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं? जी नहीं, नंगराई करने के पूर्व में डाल दिया और उसके बाद में मिट्टी चढ़ा दी उसमें और पानी छोड़ दिया, पानी चला दिया। अच्छा, अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा जो आपने इस्तेमाल किया उसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, उसमें तो अंतर है। रासायनिक खाद, पेवर रासायनिक खाद से भी फसलें होती है पर उत्पादन में अंतर आ जाता है जी। तो किसी का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अपना कंटिन्यू उत्पादन मिलता है, मतलब अच्छा एवरेज मिलता है। कितनी जमीन है आपके पास में? मेरे पास में 3 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन है जी। तो उसमें काफ़ी अच्छी आपकी आमदनी आप कर ले रहे हैं जायद में भी। अच्छा, कुछ सब्जियां वगैरह बताइए, जायद में कैसे लगाई है आपने? हाँ जी, वो तो घरेलू उपयोग के लिए लगा देते हैं हम। कुछ भिंडी लगाई है, कुछ लौकी लगा दी हमने, कुछ गिलकी लगा दी है। तो हिसाब अभी गेहूं की थ्रेशिंग वगैरह में आपका क्या काम चल रहा है? गेहूं की हार्वेस्टिंग हमारी हो चुकी है जी। तकरीबन 50 किलो गेहूं बोया था मैंने जी। तो 50 किलो का अपना 24-25 क्विंटल उत्पादन आ गया। बहुत अच्छा रहा आपका उत्पादन। और मौसम की अनुकूलता भी आपके साथ बनी रही? जी, मौसम ने क्या, थोड़ा सा पानी, ये भी बाद में पानी आने से जी गेहूं का कलर जो है थोड़ा सा मार खा गया, मतलब वो सफ़ेद कलर आ गया। देखिए देशमुख जी, कृषि में गोबर की खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है। इसके लिए क्या आप किसान भाई को सुझाव देंगे? क्या आपकी सोच है कि गोबर की खाद की मात्रा कैसी रखना चाहिए? गोबर की खाद की मात्रा तो बहुत उत्तम काम है जी, बहुत बढ़िया है, परंतु वो हर साल डलते रहे जमीन में तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। अपने को रासायनिक खाद की आवश्यकता बहुत कम पड़ जाएंगी। बहुत कम रासायनिक खाद में अच्छा उत्पादन मिलने लग जाएगा यदि गोबर की खाद अपने को मिल गई तो। अच्छा, कि जो किसान भाई अभी हम देख रहे हैं रासायनिक खादों की समस्या भी आ रही है, तो गोबर की खाद के लिए तो पशुपालन बहुत जरूरी है। क्या समझाइश दोगे हमारे किसान भाई को पशुपालन के बारे में? जी बिल्कुल, किसानों ने तो पशु पालना ही चाहिए। 1 एकड़ 2 एकड़ खेती वाले भी किसान ने पशु पालना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, तब फिर वो गोबर की खाद का उत्पादन हो पाएगा। वो खेतों भाई हम एक प्रकार से दूध की मात्रा को देख रहे हैं कि दूध तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर गोबर अच्छे से हमको प्राप्त हो जाएगा। गोबर अच्छे से प्राप्त। और आपका क्या चल रहा है अभी कृषि कार्यमाला में? बस कृषि कार्यमाला में वही है, पानी चलाना पड़ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देशमुख जी, आपने जायद में मूंग और उड़द की खेती बहुत अच्छे से की है और ज़रूर आपके जो विचार है हमारे किसान भाई तक पहुँचेंगे और वे भी इस प्रकार मूंग और उड़द की खेती करके एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया अपने कृषि कार्यमाला में बनाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने सुनी है बातचीत और बातचीत के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा और लोक भजन आदर्श रामायण भजन मंडल ग्राम नाहिया के कलाकारों के माध्यम से। नगरी गई सब शोर, जाके हृदय राम बसे, उम्मीद कहाँ से हो। आधी रात के अमल में खट खट करे सुना, घड़े अंगूठी राम की, सिया गले कहा, अपने राम जी उतरेंगे गंगा पार।
श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में ये लोकगीत। और अब आइए आज की अपनी कृषि चर्चा में शामिल करने वाली बात है कोदो कुटकी की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, कोदो कुटकी की खेती हम पुराने परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन कोदो कुटकी की जो प्रजातियां हैं उनकी किस्मों की अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, जैसे JK 41, JK 48, JK 155 और इस प्रकार की जो RK 65 नाम से जानी जाने वाली जो किस्में हैं, इसको हम लेकर के काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कोदो कुटकी की फसलें बहुत परंपरागत तरीके से हम लेते हैं और अभी हम ले सकते हैं। खरीफ फसलों की बोनी होने के बाद जब हमारे पास समय रहता है और अतिरिक्त ज़मीन हमारी पड़ी रहती, जहाँ पर हम खरीफ फसलों की बोनी अच्छे से नहीं कर सकते, जहाँ पर पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो पथरीली ज़मीन है, पहाड़ी क्षेत्र वाली ज़मीन है, वहाँ पर हमारे किसान भाई बिल्कुल 60 से 65 दिनों के अंतर वाली जो फसलें मानकर अच्छी किस्म लेकर के उसकी बोनी कर सकते हैं। कोदो कुटकी की खेती को हम एक अनाज मान करके मोटे अनाज के रूप में शामिल कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य के पर भी काफ़ी हमें फ़ायदा होता है। हमारे जो स्वास्थ्य भोजन के रूप में अगर हम शामिल करें तो इससे कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम कोदो कुटकी की खेती अब आगे बढ़ाएं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे बिना खर्च और बड़े सरल तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे वो हाथ से छिटक करके, बोनी बो करके, और खरीफ में एक अच्छा उत्पादन बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अन्य फसलें जहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे सोयाबीन का उत्पादन नहीं हो रहा है और धीरे धीरे वो सोयाबीन प्रभावित हो रही है, तो इस प्रकार हम मोटे अनाज में कोदो कुटकी को शामिल कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं जहाँ पर खर्च भी नहीं आएगा। इसके लिए ज़मीन की तैयारी की अगर हम बात करें तो कोई बहुत अधिक ज़मीन गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं हो पाती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत जुताई करके भी हम इसकी बोनी बो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो 80 से 90 दिनों में भी तैयार होने वाली किस्में हो सकती है। इसमें JK 36, इसकी खासियत यह है कि किसान भाइयों उपज बहुत अच्छा होता है और आसपास के क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इसका प्रचलन है, लोग इसको चाव से, बड़े चाव से खाते भी हैं। तो कुल मिला के कोदो कुटकी का उत्पादन हम काफ़ी अच्छे तरीके से ले करके अपनी आमदनी को बढ़ा भी सकते हैं और अपने एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा अनाज तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कीट व्याधि और अन्य बीमारियों का भी किसान भाई प्रकोप नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत और अब बातचीत के साथ संपन्न होती है आप आज की अपनी किसान वाणी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई चर्चा, नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपने दोस्त दिलीप देशमुख को अपने कार्यक्रम किसान वाणी से। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।